अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। दुनिया भर में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट जारी हो चुकी है। पाकिस्तान और भारत की तरक्की में मजहबी आज़ादी की क्या अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। इसके अलावा भी प्रोग्राम में बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगान जंग की निजकारी कर दी जाए, ब्लैक वाटर के बानी का मशवरा। The United States right now is spending more than the entire UK defense budget just in Afghanistan. वादी कश्मीर का हुस्न माहौलियाती आलूदगी की लपेट में। और शाम की मजहबी मौसीकी को महफूज करने की कोशिश। I've been all over the planet and I felt the most comfortable in Syria. And that's not a reflection on the government, that's a reflection on the people. शुरू करते हैं अफगानिस्तान से। मुतनाज़ा अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस का कहना है कि उनके पास अफगान जंग में कामयाबी की कुंजी है, और वो ये कि वहाँ अमरीकी फ़ौज के बजाय अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स लड़ें। काबुल और वाशिंगटन में इस मंसूबे पर तनकीद की जा रही है, मगर प्रिंस पुरुमीद हैं कि उन्हें इसमें कामयाबी हो सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में जंग अमरीकी तारीख की सबसे तवील जंग है, और अब तो पेंटागन के आला ओहदेदार भी मानते हैं कि अमरीका ये जंग जीत नहीं रहा। इस बारे में ब्लैक वाटर कंपनी के बानी अब क्या कहते हैं? अमरीका इस वक्त बरतानिया के पूरे बजट से ज्यादा अफगानिस्तान में खर्च कर रहा है, और अमरीका हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकता। वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस को दिए गए एक इंटरव्यू में एरिक प्रिंस कहते हैं कि वो इससे बहुत कम खर्च पर यह मसला हल कर सकते हैं। उनका अंदाज़ा है कि वो अमरीकी फ़ौजी दस्तों की जगह पर किराए के 5000 फ़ौजी भिजवा कर सालाना तकरीबन $30 अरब बचा सकते हैं। ये सिक्योरिटी एहलकार अफगान फ़ौज का यूनिफॉर्म पहनेंगे और उसकी ज़ेरे निगरानी काम करेंगे। इससे दहशतगर्दों के खिलाफ अफगान हुकूमत की हाकमियत और कंट्रोल को तक़वियत मिलेगी। मगर हर कोई इस मंसूबे से मुतमईन नहीं। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में किराए के फौजियों पर तहकीकी काम करने वाली लॉरा डिकिंसन ने स्काइप के जरिए बात करते हुए बताया, अगर हालात ख़राब होते हैं तो अमेरिका को उनकी कार्रवाइयों के लिए कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमें माजी के तजर्बों से मालूम हुआ है कि मुनासिब मनसूबाबंदी के बगैर जब कॉन्ट्रैक्टर्स की बड़ी तादाद को किसी जगह लाया जाता है तो बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं। सन 2007 में बगदाद में ब्लैक वाटर के सिक्योरिटी एहलकारों पर 14 आम शहरियों को हलाक करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। प्रिंस ने बाद में ब्लैक वाटर को बेच दिया था, मगर इस तरह के मामलात से पेचीदगियां पैदा होती हैं। अफगान हुकूमत ने इस मंसूबे पर रद्द अमल का इजहार नहीं किया, मगर एक आला ओहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस मुजवज़ा मंसूबे में कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं और इससे हमारे अमेरिका के साथ सिक्योरिटी के बाहमी मुआहदे पर भी सवालात उठते हैं। ज़राए अबलाग में शाया खबरों में कहा गया कि सदर ट्रंप इस मंसूबे पर गौर कर रहे हैं, मगर वज़ारत दिफा के आला ओहदेदार इसकी मुखालफत कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते सदर ने नई अफगान हिकमत अमली के बारे में कहा था, ये वाज़ेह नहीं कि नई हिकमत अमली में प्रिंस के किराए के फौजियों की तजवीज़ शामिल है या नहीं। बिल गालो के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। रिपोर्ट हमने देखी। ब्लैक वाटर अब एकेडमी के नाम से काम कर रही है, जबकि एरिक प्रिंस इन दिनों एक फाइनेंस कंपनी की क़यादत कर रहे हैं। उनकी बहन बेट्सी डिवॉस अमरीकी वज़ीर तालीम है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को ही ट्रंप इंतज़ामिया की नई पॉलिसी का इंतज़ार है। पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ और अफगान नायब वज़ीर खारजा हिकमत खलील करज़ई ने गुज़श्ता रोज़ काबुल में अफगानिस्तान में क़याम अमन, ड्यूरन लाइन की सूरत हाल और दो तरफ़ा तिजारत से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत भी की है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और बड़े तनाज़े का मरकज़ बन गए हैं, जिसका ताल्लुक अमरीका में नस्ल परस्ती के खुल्लम खुल्ला इजहार से है। हफ्ते के रोज़ दारुल हुकूमत वाशिंगटन से 200 किलोमीटर दूर शार्लेट्सविल में सफ़ेद फार्म कौम परस्तों की एक रैली में मुखालिफिन के साथ तसादुम और पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदारी सदर ने दोनों जानिब के मुजाहिरीन पर आयद की है, जिसके बाद से अवामी सतह पर सख्त रद्द अमल देखा जा रहा है। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के सामने सदर के खिलाफ 2 रोज़ से मुजाहिरे जारी हैं। नाक़दीन का कहना है कि सदर ने एक ऐसे वाक़े की खातिर ख्वाह मज़म्मत नहीं की जिसमें कौम परस्त और नाज़ी नज़रियात का मुजाहरा किया गया और जहां मुखालिफत में एहतजाज करने वाली एक खातून तशद्दुद के नतीजे में हलाक हो गई।
fact that he took back his statement when obviously it's very, very clear that what happened in Charlottesville was an egregious act by white supremacists and racism. It's really it's a shame to have an American president who's unwilling to address a blunt racist attack by white supremacy. Yeah. ताहम ट्रंप टावर के करीब थोड़ी सी तादाद में सदर के हामी भी मौजूद हैं और उनका कहना है कि सदर नस्ल परस्त नहीं हैं। इस तमाम मामले के दौरान साबिक सदर बराक ओबामा की एक ट्वीट जिसमें उन्होंने अफ्रीकी रहनुमा नेल्सन मंडेला की यह बात दोहराई कि इंसान रंग या मजहब की बुनियाद पर नफरत का जज्बा लेकर पैदा नहीं होता, 30 लाख से ज़्यादा लाइक्स के साथ ट्विटर की तारीख में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ट्वीट बन गई है। साल 2016 में दुनिया भर में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट में दुनिया में मजहबी आज़ादियों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट की मज़ीद तफसील जानते हैं नीलुफर मुगल से, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। नीलुफर, पाकिस्तान और भारत के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है? जी साकिब, मंगल को जारी होने वाली इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि वहाँ पर तौहीन मज़हब का जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा शिया मुसलमानों और अक़लियतों पर हमलों का तफसीली ज़िक्र किया गया है। भारत की बात की जाए तो भारत के हवाले से कहा गया है कि वहाँ पर मसीहियों और मुसलमानों का कहना है कि वहाँ की हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है। और दुनिया भर की बात की जाए तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन जब कल ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो उनका कहना था कि इस वक्त दुनिया भर में मजहबी आज़ादी को सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो दाइश से है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमे खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी आज़ादियों को सबसे बड़ा खतरा दाइश की जालिमाना कार्रवाइयों से है। दाइश अपने जेर कब्जा इलाकों में वाज़े तौर पर यजीदों, मसीहों, शिया मुसलमानों की नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम की जिम्मेदार है और बाज़ जगहों पर सुन्नी मुसलमानों, कुर्दों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ भी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और अदम बर्दाश्त दूसरी जगहों पर भी आम है। दुनिया की 80% आबादी पाबंदियों के साथ या मुखालफतों में ज़िंदगी गुजार रही है जिनसे उनकी मजहबी आज़ादी महदूद होती है। ईरान में बहाई, मसीही और दीगर अक़लियतों को उनके एतक़ाद की वजह से सज़ाएं दी जाती हैं। ईरान में अब भी लोगों को मुबहम इनहिराफी क़वानीन के तहत मौत की सज़ा दी जाती है। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में सऊदी अरब जैसे मुल्कों पर जोर दिया गया है कि वो अपने तमाम शहरियों को ज़्यादा मजहबी आज़ादियाँ दे। वहाँ हुकूमत गैर मुसलमानों का ये हक तस्लीम नहीं करती कि वो अवामी मकामात पर अपने मज़हब के मुताबिक तर्ज अमल इख्तियार करें। वो उन पर इर्तिदाद, लामजहबियत, तौहीन या रियासत की जानिब से मज़हब के तयशुदा तारीफ पर पूरा न उतरने के जुर्म में कैद, कोड़ों या जुर्माने की सज़ा आयद करती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की, बहरीन, सूडान, पाकिस्तान और चीन का ख़ास तौर पर जिक्र किया। रिपोर्ट में जिसकी मंजूरी कांग्रेस ने दी है तकरीबन 200 मुल्कों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि वियतनाम और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे मुल्कों में मजहबी आज़ादियाँ बढ़ रही हैं। और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से ऐसे कई वाक़यात का भी जिक्र किया गया है जिसमें मकामी अहदेदारों ने और ख़ास तौर पर पुलिस ने आगे बढ़कर सालसी के ज़रिए तौहीन मज़हब के कई वाक़यात को रोकने की कोशिश की है और अमन अमान कायम रखा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ भी इक़दाम किए गए हैं। और पाकिस्तान और भारत के हवाले से कहा गया है कि वहाँ पर मौजूद अमरीकी अहदेदारों ने और अमरीका के आला अहदेदारों ने वहाँ की जो हुकूमतें हैं यानी सरकारी अहदेदारों से मुलाकातें करके इन इक़दामात को यानी इन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया है। जी साकिब। नीलुफर मुगल हमें मजहबी आज़ादियों के मुतल्लिक़ स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट की तफसीलात दे रही थी। थैंक यू नीलुफर। मजहबी आज़ादी का ताल्लुक सिर्फ अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ से ही नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की से भी होता है। इस रिपोर्ट पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं बैनुल अक़वामी सतह पर मजहबी आज़ादी से मुंसलिक पहलुओं के माहिर डॉक्टर ब्रायन ग्रैम। डॉक्टर ग्रैम, वेलकम टू व्यू 360। State Department has released its report. Why is religious freedom around the world an important foreign policy issue for the U.S.? It's important for two reasons. First, the research shows clearly that where you have religious freedom and respect for it by governments and people in society, you have more peaceful societies. And second, you have more prosperous societies. So this makes a better security and economic environment, not only for the United States, but for countries of the world. Alright, so अमेरिका के लिए खारिजा पॉलिसी के एतबार से मजहबी आज़ादी के इशू को आगे लेके बढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि फिर इसकी मदद से
ममालिक में मुख्तलिफ माशरों में अमन और अमान पैदा होता है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है जो कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए और ग्लोबल लेवल पे पीस के लिए बहुत ज़रूरी है. सो एज समवन हु हैज़ वर्कड अराउंड द वर्ल्ड टू प्रमोट रिलीजियस फ्रीडम, व्हेन यू लुक एट दिस रिपोर्ट, what are some of the issues that alarm you about Pakistan and India? And do you think that whatever consultations the US government officials have had with Pakistani or Indian government officials, that they have actually been fruitful? I think for both Pakistan and India, of course, religion is a very important and central character of the countries. And for both of them, each are trying to have peaceful, stable societies. So some of the things that concern me are issues related to blasphemy laws, issues related to regulating religion, whether it's controlling beef in India or anti-conversion laws. So these policies tend to have the counter effect of increasing tensions rather than decreasing tensions. So the laws that are on the books are more concerning at the moment. Dr. Grimm ने कहा कि पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी से मुताल्लिक क़वानीन हैं और भारत में जिस तरह से मज़हब को रेगुलेट करने के वाक़यात सामने आए, उसमें जिस तरह गाय के गोश्त से मुताल्लिक जो वाक़यात हैं और गायों की जो प्रोटेक्शन के जो मॉब्स हमने देखा, जो ग्रुप्स की तरफ से हमले किए जाते हैं, किए गए हैं लोगों पे, वो इश्यूज़ डॉक्टर ग्रिम की नज़र में बहुत अहम है. तो जो लॉज हैं बुक्स में और जिस तरह वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, इनका ताल्लुक मज़हबी आज़ादी से जिस तरह से, वो डॉक्टर ग्रिम की नज़र में एक कंसर्न है बड़ा. डॉक्टर ग्रिम, इन पाकिस्तान देयर इज़ अ कोटा फॉर माइनॉरिटीज़, अ 5% हायरिंग कोटा, बट दिस रिपोर्ट सेज़ दैट माइनॉरिटीज़ फील दैट दिस इज़ नॉट बीइंग मेट एंड दैट there are limitations to the economic opportunities that minorities may have in Pakistan and also in India. What kind of an impact can this have on the economic state of any country, since you work a lot in the socio-economic aspect of religious freedom as well? So even though minorities by definition make up a small percentage of the population, they tend to be some of the sources of the greatest innovation. So just one example from the United States, Mormons, who make up only 2% of the U.S., are responsible for huge economic advances. For instance, the whole Marriott chain of hotels around the world was founded and is by Mormons. Recent presidential candidate Mitt Romney was a Mormon. So when you disenfranchise minorities or don't give them the opportunities, a country may be missing out on some of its greatest strengths. तो अक़लियतें जो हैं वो बाय डेफिनेशन ज़ाहिर है कि उनकी आबादी मुल्क में कम होती है, डॉक्टर ग्रिम का कहना है, लेकिन वो बहुत सी इनोवेशन यानी बहुत सी इख्तरात उनके तरफ से आती हैं, बहुत से नए बिजनेसेस उनकी तरफ से शुरू होते हैं. तो जब ये कम्युनिटी अपने आप को माशरे का हिस्सा ख़ास तौर पे माशी एतबार से नहीं महसूस करती, उसको वो माशी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो उसका हक़ हैं, जो उसकी ज़रूरत है, तो फिर ओवरऑल मुल्क भी ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट से महरूम रह जाता है जो इन कम्युनिटीज़ की तरफ से आनी होती हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, religion, as you said, is a central issue in these countries. How can religious freedom be promoted without hurting people's sensibilities? Well, the very fundamental concept of religious freedom is that it gives the freedom for people of faith to do good. So I think the emphasis on what kind of policies can be enacted to help people do good and remove barriers from them being able to participate freely in society. These are the important policies that need to be promoted. तो मज़हबी आज़ादी का मकसद ये है कि लोग जो अच्छे काम करना चाहते हैं वो करने का उन्हें मौका मिले. तो डॉक्टर ग्रिम का मशवरा ये है कि इन मुल्कों में ऐसी पॉलिसीज़ को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए जिनके ज़रिए लोग अच्छे काम करने के लिए अपने आप को फ्री महसूस करें और वो काम कर सकें. डॉक्टर ग्रिम, थैंक यू वेरी मच. अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बट यू boiled it down for us in a few minutes. Thank you. Thank you very much. और कुछ ही लम्हों में आपको लिए चलेंगे भारत के ज़ेर इंतज़ाम वादी कश्मीर में, जहां आलूदगी एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है. और नशा तो किसी किस्म का भी अच्छा नहीं होता, लेकिन भंग का नशा जिसे निस्बतन कम नुकसानदेह समझा जाता है, वो भी जिंदगी और मौत के दरमियान फासला तेजी से कम कर सकता है. इस बारे में एक रिपोर्ट हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर इस वक्त बहुत मकबूल है. आप भी पढ़िए और शेयर भी कीजिए. और इसके अलावा दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें भी आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं. उन्हीं में से कुछ पर एक नज़र डालते हैं वर्ल्ड व्यू में. मगरबी अफ्रीका के मुल्क सेरालियोन में 300 से ज्यादा अफराद की हलाकत का बायस बनने वाले सैलाबी रेलों और मडस्लाइड के बाद सैकड़ों अफराद अभी तक लापता हैं. रेड क्रॉस के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है.
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शाम के शहर इलेपो पर बागियों के हालिया माह में तबाहकुन तरीन रॉकेट हमले में कम से कम 5 शहरी हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। शामी हुकूमत ने गुज़िश्ता दिसंबर में 1 माह की सख्त जंग के बाद इलेपो को बागियों के कब्जे से आजाद करा लिया था। नेपाल के चिटवान डिस्ट्रिक्ट के मुकामी होटल्स को सैलाब में फंसे सियाहों को निकालने के लिए हाथियों की मदद लेना पड़ी। पिछले चंद रोज में शदीद बारिशों और तोदे गिरने से शुमाली भारत, जनूबी नेपाल और बांग्लादेश में 218 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन हांगकांग और स्विट्जरलैंड में खराब अंडों के बहरान के बावजूद वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑफ द नाइट्स ऑफ द जायंट ऑमलेट ऑफ मेलोडी नामी एक एनजीओ ने एक बहुत बड़ा ऑमलेट बनाकर अपनी 22 साल रवायत को बरकरार रखा। वादी कश्मीर, जिसे दुनिया के खूबसूरत तरीन खित्तों में शुमार किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी के काले बादलों की लपेट में आ रहा है। इस वादी का हुस्न और इसकी बका के लिए इंसानी सरगर्मियाँ किस तरह ख़तरनाक बनती जा रही हैं, देखते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। कश्मीर में दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से बड़े और अहम ग्लेशियर तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। नीज़ आबादी में इजाफे के साथ बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मी के जंगलात और आबी ज़खायर पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सतह समंदर से 5400 मीटर की बुलंदी पर वाक़े मुतनाज़ेफ़ी और अप्रैल 1984 से दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग बना हुआ सियाचिन ग्लेशियर पहले ही 1989 से 2009 के दरमियानी अरसे में तूल बलद में 5.9 किलोमीटर तक सुगड़ गया था। कश्मीर यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी एंड जियोफिज़िक्स डिपार्टमेंट की एक हालिया तहकीकाती रिपोर्ट में इसकी तस्दीक की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्लेशियर, जो कई अहम दरियाओं का मंबा है, अगले 20 से 30 साल तक सुकड़ कर आधे रह जाएंगे। जो कश्मीर का खत्ता है, कश्मीर वैली है, उसमें हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा रिसीड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो उसकी एक ख़ास वजह हम पिछले 6-7 साल से उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, जो फॉसिल फ्यूल, जो हम पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन यूज़ करते हैं कार्स और ट्रांसपोर्टेशन में। कश्मीर दुनिया के खूबसूरत तरीन खत्तों में शुमार होता है। इसे जन्नत नज़ीर भी कहते हैं और बाज़ यूरोपीय सैलानियों ने इसे एशिया के स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया है। लेकिन ये माहौलियाती आलूदगी के ज़बरदस्त और काले बादलों की लपेट में आ चुका है। जंगलात का तेज़ी के साथ सफाया हो रहा है, आबगाहें आलूदा हो रही हैं और चरागाहों की दिलकशी मुतासिर हो रही है। भारतीय मुसल्लह अफ़वाज की पहुँच और मसरूफियत में इजाफा भी माहौलियात पर असरअंदाज हो रहा है। सारे हिमालयाज़ में अगर आप देखेंगे ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन, तो कश्मीर पहले नंबर पर ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन। ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा है जितनी कलकत्ता में है। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी यहाँ पर पोल्यूटेंट्स है। तो वो सारे इन ग्लेशियर रिसोर्सेज, स्नो एंड ग्लेशियर उस पर सेटल होते हैं। तो उस वजह से जो है हमारे ग्लेशियर जो रेट ऑफ रिसेशन, जो उनकी कमी, जो रेट ऑफ रिसेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। माहिरीन माहौलियात और सिविल सोसाइटी को इस बात पर भी फिक्र तशवीश है कि सेहत अफजा मकाम पहलगाम से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों के दरमियान वाक़े अमरनाथ गुफा की यात्रा पर आने वाले हिंदू ज़ायरीन की तादाद में मुसलसल इजाफे के नतीजे में पहाड़ों में हयातियात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। बिलखुसूस आबी ज़खायर और दूसरे कुदरती वसाइल यात्रियों की तरफ से पीछे छोड़ी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों, पॉलीथीन लिफाफों और दूसरे नाकाबिल तहलील मवाद के बाइस तबाह हो रहे हैं। उन्होंने यात्रा, जो 25 साल पहले तक सिर्फ 10 या 12 दिनों तक जारी रहती थी, की मुद्दत कम करने और यात्रियों की तादाद में तखफीफ करने का मुतालबा दोहराया है। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर। शो के दौरान फोन उठा लिया बहुत जल्दी। मैं चेक कर रहा था, मेरी बैटरी तो ठीक है। वैसे आपके फ़ोन की बैटरी कितनी देर चलती है? बहुत थोड़ी देर चलती है। फ़ोन भी वैसे मेरा थोड़ा पुराना है, मुझे सारा टाइम चार्ज करना पड़ता है। वेल, आपके इस मसले का हल निकाल लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के रिसर्चर्स ने, जिन्होंने बैटरी के बगैर चलने वाले मोबाइल फ़ोन का नमूना तैयार किया है, जो आप जैसे लोगों के बहुत काम आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। वेल, ये फ़ोन काम करेगा रेडियो सिग्नल से मिलने वाली महदूद पैमाने की इलेक्ट्रिक पावर के जरिए। इन सिग्नल्स को रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स कहते हैं और ये हमारे हर तरफ मौजूद होते हैं, जैसे FM रेडियो वेव्स या फिर TV स्टेशन और मोबाइल फ़ोन्स के टावर से निकलने वाले सिग्नल। तो
تو یہ فون ان سگنلز میں موجود توانائی سے چلے گا اور اس کی بدولت نہ صرف بات کی جا سکے گی بلکہ ڈیٹا بھی فون پہ ایکسچینج کیا جا سکے گا. اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی 1 سال سے کم عرصے میں ہی دستیاب ہو جائے گی. تو بس پھر میں سوچ رہی ہوں کہ مزید 1 سال اپنا فون نہ چینج کروں, جو فون 2 سال سے یوز ہو رہا ہے وہ تیسرے سال بھی یوز ہو جائے. چلیں ہوپ فلی کہ آپ کو کال کی جائے تو آپ فون اٹھا لیا کریں گے, یہ نہیں کہیں گے بیٹری ڈیڈ. آگے چلتے ہیں اور شام کی بات کرتے ہیں جہاں جنگ نے وہاں کے شہریوں کی نہیں تباہ کیا بلکہ وہاں کی روح کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ کہنا ہے جیسن ہماکر کا, جو ایک امریکی ڈرمر اور فوٹوگرافر بھی ہیں. انہوں نے شام کی مذہبی موسیقی کو محفوظ کرنے کی کوشش میں اس کا ایک بڑا حصہ جمع کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جیسن ہماکر ایک پنک راک ڈرامر, فوٹوگرافر اور شام کی مسیحی موسیقی کو محفوظ کرنے والی ایک منفرد شخصیت ہیں. ان کو اس کا شوق اس وقت ہوا جب ایک دوست نے 2006 میں انہیں کال کر کے شام کے کلیساؤں میں بجنے والی موسیقی کو دریافت کرنے کو کہا. میرا سر ولیم ڈالر ایمپل کی اس کتاب کے بارے میں سوچ کر چکرانے لگا جس میں انہوں نے شام کے صحراؤں میں قدیم مسیحی موسیقی کو بیان کیا ہے. لیکن یہ موسیقی کسی پروفیشنل ریکارڈنگ کی شکل میں موجود نہیں تھی. اسے حاصل کرنے کا واحد طریقہ تھا کہ اسے شام جا کر ریکارڈ کیا جائے. تو ہماکر الیپو نیو یارک میوزیم کے فوٹوگرافی پروجیکٹ کے لیے پہنچے, جہاں ان کا ارادہ اپنے لیے شام کی مسیحی موسیقی ریکارڈ کرنے کا بھی تھا. میرے پاس 2006 کے ٹرپ پر 4 گھنٹے فارغ تھے جس میں ہم نے آرمینین کوارٹر کا رخ کیا اور اس نے میری زندگی بدل دی کیونکہ اس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا. It was life-changing because it altered the trajectory of my life. آنے والے سالوں میں ہماکر شام کئی بار گئے. انہوں نے تاریخی مقامات, پرانے کتبوں اور تاریخی جگہوں کی تصاویر لیں اور ساتھ ہی اس ملک کی متنوع سوسائٹی کی موسیقی بھی ریکارڈ کی. پھر ان کا وہاں جانا شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے رک گیا, لیکن موسیقی نہیں رکی. ہماکر نے اپنی ریکارڈنگز ریلیز کرنا شروع کی جو صوفیانہ, آرمینین, کیلیڈونین اور آرتھوڈاکس موسیقی پر مبنی تھی. فقد عز النصير ولم أجد إلاك عونا أهتدي بهداه. اپنے البم میں تصویروں میں ہماکر مغرب کے لوگوں کو وہ سب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے الیپو میں دیکھا. میں نے پوری دنیا گھومی ہے لیکن مجھے شام میں سب سے زیادہ اچھا محسوس ہوا. یہ وہاں کی حکومت نہیں بلکہ وہاں کے لوگوں کی عکاسی کرتا ہے. جنگ نے پرانا الیپو شہر تباہ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں صرف وہاں کا آرکیٹیکچر ہی تباہ نہیں ہوا بلکہ شہر کی روح بھی تباہ ہو گئی ہے. The question is not can they rebuild? Yes, they will rebuild. سوال یہ نہیں کہ کیا تعمیر نو ممکن ہے. ہاں, تعمیر تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن میرے لیے سوال یہ ہے کہ لوگوں کی روح یہاں سے چلی گئی, جو شام کی خاص بات تھی, کیونکہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں. اس کا جواب مجھے نہیں پتا. لیکن جیسن ہماکر کو امید ہے کہ شام کی بھرپور ثقافت ان جیسے لوگوں کے جمع کیے چھوٹے بیجوں سے دوبارہ پروان چڑھے گی. ارمان ترجمانیان کے ساتھ صبا شخان, اردو VOA. یہ تھا آج کا ویو 360. آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو پر, اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa. کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.